Hello students. For the subject banking and insurance, today we will discuss about direct instrument and indirect instrument of financing. This is under banking and insurance subject. जैसा कि previous class में we'll discuss about capital adequacy ratio CAR, जो यूज होता है for analyzing the performance of banks, कि बैंक किस तरीके से बैंक एज पर स्टेक होल्डर्स परफॉर्म कर रहा है कि नहीं कर रहा है. तो इसका इवेल्युएशन इज मेजर्ड बाय वन पैरामीटर दैट इज कॉल्ड CAR. और आज जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं दैट इज इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ फाइनेंसिंग बाय बैंक्स. बैंक्स किस तरीके से फाइनेंस कर सकता है. फाइनेंसिंग मीन्स हियर बैंक्स को पैसे की जरूरत होती है, तो वो पैसा वो किस तरीके से अरेंज कर सकता है, दैट इज द फाइनेंसिंग. तो इसमें वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट डायरेक्ट इंस्ट्रूमेंट एंड इनडायरेक्ट इंस्ट्रूमेंट. सो लेट्स सी व्हाट आर डायरेक्ट इंस्ट्रूमेंट एंड व्हाट आर इनडायरेक्ट इंस्ट्रूमेंट. सो डायरेक्ट instruments are, see, for the companies and for the banks, they have reserve, they have fund, and the funds are deposited by अकाउंट होल्डर्स या डिपोजिटर्स. और इस फंड को बैंक क्या करता है, उसको ऑपरेशनलाइज करना चाहता है. तो बैंक का जो सोर्स ऑफ इनकम होगा, तो ये जो फंड डिपॉजिट किया दैट इज नॉट सोर्स ऑफ इनकम, दैट इज लायबिलिटी. दैट इज द लायबिलिटी द बैंक हैज टू रीपे बैक टू अकाउंट होल्डर. तो बैंक का सोर्स ऑफ इनकम क्या है? बैंक का सबसे बड़ा सोर्स ऑफ इनकम है लोन. तो बैंक क्या करता है, जो फंड डिपॉजिटर से मिला, अकाउंट होल्डर से मिला, वो उसको लोन फॉर्म में प्रोवाइड करेगा और लोन के थ्रू इंटरेस्ट अर्न करेगा. सो दैट इज द इनकम ऑफ बैंक. लेकिन इसमें बहुत ज्यादा चांस होता है कि बैंक जो है उस फंड को, जो डिपॉजिटर ने दिया है, उस फंड को ऐसी जगह लगाना चाहेगा जहां से मैक्सिमम रिटर्न मिल सके. तो कहां लगाएंगे? हाई रिस्क हाई रिटर्न का अगर फंडामेंटल समझें तो ऐसे सेक्टर में ऐसे कंपनीज को लोन प्रोवाइड करेंगे बैंक्स जहां से मैक्सिमम रिटर्न मिले, जहां से मैक्सिमम इंटरेस्ट चार्ज कर सके. और जहां पे मैक्सिमम रिटर्न होता है वहां पे मैक्सिमम रिस्क भी होता है. बट ये पैसा किसका है? ये पैसा तो अकाउंट होल्डर का है. तो उनकी सेफ्टी, उनको सेफगार्ड कौन करेगा? तो उनको सेफगार्ड करने के लिए, उनके फंड की सिक्योरिटी के लिए जो रेगुलेटर है दैट इज रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, उन्होंने कुछ पॉलिसी रेट्स डिसाइड कर रखे हैं. और ये पॉलिसी रेट्स हैं CRR एंड SLR. CRR और SLR क्या होता है यहां देखिए. CRR इज कैश रिजर्व रेशियो. तो कैश रिजर्व रेशियो क्या होता है? द शेयर ऑफ, यहां ध्यान से पढ़ेंगे, द शेयर ऑफ नेट डिमांड एंड टाइम लायबिलिटीज दैट बैंक मस्ट मेंटेन एज कैश बैलेंस विद रिजर्व बैंक. इसका मतलब क्या हुआ? ये देखिए, ये जो डेटा है ये 2014 का है 4%, बट राइट नाउ ये चेंज हो चुका है. पहले ये समझते हैं ये CRR और SLR है क्या. तो अगर आप समझेंगे द शेयर ऑफ नेट डिमांड एंड टाइम लायबिलिटी. अब ये नेट डिमांड एंड टाइम लायबिलिटी क्या होता है इसको समझिए. नेट डिमांड एंड टाइम लायबिलिटी उन्हीं फंड को लिया जाता है जो लॉन्ग टर्म मैच्योरिटी के लिए रहता है. इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि हम जो भी FD करते हैं या RD करते हैं, FD या RD जो करते हैं वो एक टाइम लायबिलिटी के रहता है. मतलब उसकी मैच्योरिटी जो है एक फिक्स ड्यूरेशन के बाद ही होती है. तो ये बैंक को पता है कि एक पर्टिकुलर अमाउंट की, लेट्स से किसी ने 1 लाख का
1 लाख का इन्वेस्टमेंट किया, द करेंट CRR रेट एज ऑफ अप्रैल 2020 इज अराउंड 3%। तो CRR रेट का मतलब क्या है कि जितना भी टाइम लायबिलिटी आएगा, जितना भी टाइम लायबिलिटी मतलब जितना भी लोगों ने FD या RD इस तरीके के जो भी डिपॉजिट किए होंगे वो टाइम लायबिलिटी कहलाएंगे। अब यही वो अमाउंट है जो बैंक लोन फॉर्म में दे सकती है, पर ये पूरे अमाउंट को वो लोन फॉर्म में नहीं दे सकती। इसमें से रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने क्या किया है कि जैसे अभी आप यहाँ पे 3% देख रहे हैं, तो 3% ऑफ टोटल टाइम लायबिलिटी जो अमाउंट आया है टोटल, उसका 3% हर एक बैंक को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास डिपॉजिट करना है। तो ये जो डिपॉजिट किया गया है ये किस लिए किया गया है कि ये एक कंट्रोल मेजर है बाय रेगुलेटर फॉर द सिक्योरिटी ऑफ डिपॉजिटर। सो दिस इज कॉल्ड कैश रिजर्व रेशियो। इसी तरीके से होता है SLR, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। ये भी टाइम लायबिलिटी के बेसिस पे ही होता है। ये क्या बोलता है, द शेयर मीन्स द परसेंटेज, जैसे यहाँ पे 3% है, द परसेंटेज ऑफ नेट डिमांड एंड टाइम लायबिलिटीज दैट बैंक मस्ट मेंटेन इन सेफ एंड लिक्विड एसेट्स सच एज गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, कैश, गोल्ड। SLR का जो रेट है ये 23% एज ऑफ अप्रैल 14 था, राइट नाउ इट इज अराउंड 18%। अब इसका मतलब क्या हुआ कि जितना भी बैंक के पास टाइम लायबिलिटी आएगा, जो FD RD वाला जो अमाउंट उनके पास आएगा, उस अमाउंट का 18% बैंक को अपने ही पास लिक्विड फॉर्म में रखना है। लिक्विड फॉर्म का क्या मतलब है, लिक्विड फॉर्म का मतलब या तो कैश फॉर्म में रहे, या गवर्नमेंट सिक्योरिटीज रहे, या गोल्ड फॉर्म में रहे, बुलियन फॉर्म में रहे, गोल्ड फॉर्म में रहे। तो मतलब ये हुआ कि इसको लोन नहीं दे सकते, मतलब ये हुआ कि इसको आप किसी और बैंक में FD नहीं कर सकते, इतना अमाउंट 18% अमाउंट। तो 18% हर एक बैंक को लिक्विड फॉर्म में अपने पास रखना है। तो देखिए 18% SLR हो गया, 3% CRR हो गया, तो ये टोटल कितना हो गया 21%। तो जो रिमेनिंग अमाउंट है, रिमेनिंग अमाउंट कितना है 79% जो बचा, 79% किसका, 79% जो टाइम लायबिलिटी है उसका 79% बैंक जो है वो लोन फॉर्म में दे सकती है। तीसरा जो पैरामीटर हम डिस्कस करेंगे दैट इज कॉल्ड रीफाइनेंस फैसिलिटी। रीफाइनेंस फैसिलिटी क्या है, देखिए, these are sector specific refinance facility against lending to export sector provided to banks। मतलब क्या हुआ, मतलब ये हुआ कि देखिए यहां पे ये जो 79% अमाउंट है जो बैंक जो है वो लोन फॉर्म में दे सकती है, तो किसको लोन फॉर्म में दे सकती है, किसी मुकेश अंबानी को दे देगी क्या 79% टोटल? आंसर इज नो। 79% जो लोन अमाउंट आएगा, टोटल जो लोन अमाउंट बना है ना, जो 79% ऑफ टाइम लायबिलिटी है, इस टोटल लोन अमाउंट का डिस्ट्रीब्यूशन होगा। डिस्ट्रीब्यूशन किस में होगा, देयर विल बी सम प्रायोरिटी सेक्टर। प्रायोरिटी सेक्टर में कुछ पोर्शन लोन देना कंपलसरी है। प्रायोरिटी सेक्टर में एग्रीकल्चर आता है या MSME आ जाएगा, तो इस तरीके के, या MSME हो गए, या माइक्रो इंडस्ट्रीज हो गई, या कॉटेज इंडस्ट्री हो गई, ये सब प्रायोरिटी सेक्टर के अंदर आती है। तो हर एक बैंक को कुछ पोर्शन लोन का प्रायोरिटी सेक्टर को लोन फॉर्म में देना है, कुछ पोर्शन उनको एजुकेशन लोन फॉर्म में देना है, कुछ जो है इंडिविजुअल होम लोन में देना है, और जो बाकी है फिर उसको वो इंडस्ट्री को लोन फॉर्म में दे सकते। तो ऐसा नहीं है कि पूरा 79% जो टाइम लायबिलिटी का आया, जो लोन वो दे सकते हैं पूरा का पूरा वो मुकेश अंबानी को या अनिल अंबानी को या टाटा को प्रोवाइड कर देंगे। दिस इज नॉट पॉसिबल। हर एक बैंक को RBI ने सेक्टर स्पेसिफिक बताया है कि इस सेक्टर में इतना % आपको देना ही है।
अब इसमें एक और ऑप्शन है बैंक के पास, रीफाइनेंस फैसिलिटी। रीफाइनेंस फैसिलिटी का क्या मतलब है कि जो सेक्टर स्पेसिफिक फंड एलोकेट करना है बैंक को, विच इज अगेंस्ट लेंडिंग टू एक्सपोर्ट सेक्टर प्रोवाइडेड टू बैंक्स। तो ये जो रीफाइनेंस फैसिलिटी अवेलेबल है, दैट इज अवेलेबल टू बैंक्स। मतलब बैंक क्या कर सकती है, जो उनके पास सेक्टर स्पेसिफिक फंड अवेलेबल है उसको वो रीफाइनेंस कर सकती है। रीफाइनेंस कर सकती है मतलब क्या, यहां पे देखेंगे अगेंस्ट लेंडिंग टू एक्सपोर्ट सेक्टर। वो सेक्टर जो एक्सपोर्ट रिलेटेड है उनको वो लेंडिंग प्रोवाइड कर सकती है। फिर से समझते हैं, ये सेक्टर स्पेसिफिक डिसाइड हो गया कि इतना परसेंट इस पर्टिकुलर सेक्टर को देना है। अब सपोज उस पर्टिकुलर सेक्टर में लोन का रिक्वायरमेंट ही नहीं है, तो बैंक उस फंड का क्या करे? तो बैंक ऐसे केस में उसको रीफाइनेंस कर सकती है एक्सपोर्ट इंडस्ट्रीज को, एक्सपोर्ट रिलेटेड बिजनेसेस को, एक्सपोर्ट सेक्टर को। So this is direct instrument. So CRR, SLR, refinance facilities are direct instrument. Now we'll move to indirect instrument. जब हम indirect instrument में जाते हैं तो पहला है LAF. LAF is liquidity adjustment facility. ये LAF क्या होता है यहां देखिए, consist of daily infusion or absorption of liquidity on repurchase basis through repo, that is liquidity injection, and reverse repo, that is through liquidity absorption, auction operations using government securities as collateral. इसका मतलब समझिए। अभी जो हमने ऊपर डायरेक्ट इंस्ट्रूमेंट पढ़े जिसमें CRR है, SLR है, इसके अलावा देयर इज समथिंग कॉल्ड जो सेकेंड वाला पहले पढ़ लेते, फिर मैं आपको LF के बारे में समझाता हूं। सेकेंड है रेपो एंड रिवर्स रेपो रेट। ये रेपो का मतलब होता है रीपरचेज, रेपो इज रीपरचेज रेट, और रिवर्स रीपरचेज रेट इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कि जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है वो बैंक्स को, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया वो बैंक्स को फंड अलोकेट कर सकती है एट स्पेसिफाइड रेट। मतलब क्या, फिर से समझिए, हर एक बैंक को कभी न कभी पैसे की जरूरत होती है, और वो पैसा या तो बैंक किसी और बैंक से लेगा, या उसके पास एक और ऑप्शन है कि वो डायरेक्टली RBI से कलेक्ट करे। तो RBI इस फंड के अगेंस्ट में एक इंटरेस्ट चार्ज करती है। वो जो इंटरेस्ट होता है दैट इज कॉल्ड रेपो रेट, रीपरचेज रेट। दूसरा है रिवर्स रेपो। रिवर्स रेपो वो रेट है जिसपे बैंक अपने फंड को RBI के पास डिपॉजिट करेगी, और RBI उस डिपॉजिटेड फंड पे बैंक को एक इंटरेस्ट प्रोवाइड करेगी, दैट इज कॉल्ड रिवर्स रेपो रेट। सो रेपो रेट एंड रिवर्स रेपो रेट दो चीजें होती हैं। तो रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट क्या है? रेपो रेट वो रेट है जब बैंक RBI से पैसा लेती है, तो जिस रेट पे लेगी उसको रेपो रेट कहते हैं, और रिवर्स रेपो है जब बैंक पैसा RBI के पास डिपॉजिट करेगी तो उसे रिवर्स रेपो रेट कहते हैं। तो जैसे एज ऑफ नाउ इस समय जो रेपो रेट चल रहा है वो 4.4% चल रहा है। द करेंट रेपो रेट इज 4.4%, और जो रिवर्स रेपो है वो नॉर्मली 100 बेसिस पॉइंट पीछे रहता है। मतलब क्या कि अगर करेंट रेपो रेट 4.4% है तो रिवर्स रेपो होगा 5.4%। तो रेपो रेट 4.4, रिवर्स रेपो कम रहता है। नॉर्मली रेपो रेट कम ज्यादा होता है, रिवर्स रेपो कम होता है। रिवर्स रेपो नॉर्मली 100 बेसिस पॉइंट कम होता है।
मतलब रेपो रेट अगर 4.4% है तो रिवर्स रेपो 3.4% होता है नॉर्मली। बट राइट नाउ इस समय रेपो रेट 4.4% है, रेपो रेट 4.4% है और रिवर्स रेपो है 4%। तो इसका मतलब क्या है कि 4.4% पे आरबीआई बैंक को फंड प्रोवाइड करेगी और अगर बैंक आरबीआई के पास पैसा रखती है तो 4% पे उसको इंटरेस्ट मिलेगा। अब ये जो रेट होते हैं, दीज रेट आर अंडर एलएएफ। ये जो रेट्स होते हैं ये एलएएफ लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी में हेल्प करते हैं। डिटरमाइन द कॉरिडोर फॉर शॉर्ट टर्म मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट रेट्स। In turn, this expected to trigger movement in other sector of financial market and real economy. तो ये रेपो और रिवर्स रेपो है, इसी के बेसिस पे पूरी इकोनॉमी में फाइनेंस का रेट में चेंजेस आते हैं। जैसे रेपो और रिवर्स रेपो अगर कम होता है तो बैंक को कम रेट पे पैसा मिलेगा, तो बैंक क्या करेगी, वो लोन फॉर्म में जब देगी तो उसको कम रेट पे लोन देगी। तो इससे क्या होगा, लोग ज्यादा से ज्यादा लोन लेंगे, इकोनॉमी का डेवलपमेंट होगा। इसलिए आप देख रहे हैं कि इस समय इस लॉकडाउन सिचुएशन में रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट दोनों को रिड्यूस किया गया है, सो दैट लोगों को कम रेट पे लोन मिल सके। और लोन इसलिए मिल सके सो दैट देयर इज रोटेशन ऑफ मनी का सर्कुलेशन हो सके। अब आते हैं एलएएफ पे। एलएएफ क्या है कि देखिए, consist of daily infusion or absorption of liquidity. This is LAF is one of the control measure performed by Reserve Bank of India. ये एक तरीके से कंट्रोल है, रेगुलेट करता है इकोनॉमी को। सपोज अगर इकोनॉमी में ज्यादा मनी का सर्कुलेशन होने लगेगा, लोगों के पास ज्यादा से ज्यादा पैसा आएगा, तो लोग ज्यादा से ज्यादा स्पेंडिंग करेंगे, एक्सपेंस बढ़ेगा, स्पेंडिंग ज्यादा होगा। जब स्पेंडिंग ज्यादा होगा तो डिमांड बढ़ेगा। अब अगर डिमांड ज्यादा है और सप्लाई लिमिटेड है तो वहां पे डिमांड और सप्लाई का गैप बढ़ जाएगा। इससे क्या होगा, जो प्रोडक्ट के प्राइसेस हैं वो बढ़ जाएंगे। सो दैट विल लीड टू इंक्रीज इन इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन इज रिक्वायर्ड, इन्फ्लेशन की जरूरत है, बट एक कंट्रोल्ड इन्फ्लेशन की जरूरत है। एक मैनेजेबल रेट ऑफ इन्फ्लेशन इज रिक्वायर्ड। बट बहुत ज्यादा अगर बढ़ जाए, जिसको बोलते हैं महंगाई, दैट इज इन्फ्लेशन, बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा तो प्रॉब्लम हो जाएगी। तो ऐसे सिचुएशन में जब लगता है कि जो रेगुलेटर है उन्हें लगता है कि ये जो इन्फ्लेशन है वो ज्यादा बढ़ गया है, तो रेगुलेटर क्या करते हैं, मार्केट से फंड को एब्जॉर्ब करते हैं, पैसा मार्केट से उठाने लगते हैं। कैसे उठाएंगे, रिवर्स रेपो रेट को ज्यादा इंटरेस्टिंग बनाएंगे और रेपो रेट को बढ़ा देंगे, मतलब दोनों बढ़ा देंगे, रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट दोनों को बढ़ा देंगे। जब दोनों बढ़ गया तो बैंक आरबीआई से हाई रेट पे लेगा। जब हाई रेट पे ले रहा है तो वो लोन हाई रेट पे देगा, तो लोग लोन कम लेना शुरू कर देंगे, तो लोन का रिक्वायरमेंट रिड्यूस हो जाएगा, सर्कुलेशन ऑफ द मनी इन द मार्केट और इकोनॉमी वो रिड्यूस होगा, स्पेंडिंग रिड्यूस होगी, तो जो डिमांड और सप्लाई में गैप आया था वो गैप रिड्यूस हो जाएगा। अब सपोज ये गैप ज्यादा रिड्यूस हो जाता है तो ये सिचुएशन डिफ्लेशन या स्टैगफ्लेशन का आ सकता है। मतलब क्या होगा, मतलब ऐसा हो सकता है कि लोग स्पेंडिंग करना रोक दें। तो ऐसे सिचुएशन में रेगुलेटर को फंड वापस मार्केट में डालना पड़ता है, दैट इज कॉल्ड इन्फ्यूजन। तो ये एक विशियस साइकिल है, ये एक ऐसा सर्कुलेशन है, एक ऐसा साइकिल है जिसमें जो रेगुलेटर है, जो आरबीआई है, वो फंड को इन्फ्यूज करता है, ये फंड को एब्जॉर्ब करता है डेली बेसिस पे टू मॉनिटर द मूवमेंट इन द इकोनॉमी। जब उसे लगता है कि इन्फ्लेशन बढ़ रहा है तो मनी एब्जॉर्ब कर लेगा, जब लग रहा है कि स्टैगफ्लेशन की तरफ जा रहा है तो मनी को पंप करेगा मार्केट में। सो दैट इज द लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी। अब आते हैं ओपन मार्केट ऑपरेशन। ये ओपन मार्केट ऑपरेशन भी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया करता है। ये ऑपरेशन भी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया करता है इन ऑर्डर टू रेगुलेट द इकोनॉमी, टू कंट्रोल द इकोनॉमी। ये बेसिकली एक आउटराइट सेल है या परचेज है ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज इन एडिशन टू एलएएफ एज ए टूल टू डिटरमाइन द लेवल ऑफ लिक्विडिटी ओवर द मिड टर्म।
जो हमने पहला एलएएफ की बात की, लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी की बात की, तो डेली बेसिस पे हो रहा है। ये डेली बेसिस पे इकोनॉमी को रेगुलेट कर रहा है, मॉनिटर कर रहा है। पर लॉन्ग टर्म या मिड टर्म में जब इसे मैनेज करना है, लॉन्ग टर्म और मिड टर्म में जब इसे मैनेज करना है, तो उस केस में जब मिड टर्म या लॉन्ग टर्म में लिक्विडिटी को मैनेज करना होता है, तो उस केस में ओपन मार्केट ऑपरेशन होता है। जब ओपन मार्केट ऑपरेशन होता है तो उस केस में गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट जो है अपने कुछ बॉन्ड को इशू करती है। जिसे अगर शॉर्ट ड्यूरेशन में करना है तो इसके लिए जो ट्रेजरी बिल होता है, टी बिल्स होते हैं, ट्रेजरी बिल 91 डेज, 182 डेज, 364 डेज वाले मैच्योरिटी के, इसको ओपन मार्केट ऑपरेशन में लॉन्च करती है। और अगर हमें लॉन्ग टर्म की बात करनी है या मिड टर्म की बात करनी है, तो लॉन्ग टर्म गवर्नमेंट बॉन्ड्स जो होते हैं उसको, उस सिक्योरिटीज को या उन बॉन्ड के थ्रू लिक्विडिटी, इकोनॉमी के लिक्विडिटी को मैनेज या कंट्रोल किया जाता है। तो सपोज अगर इकोनॉमी में लॉन्ग टर्म में ऐसा लगता है कि इकोनॉमी में इन्फ्लेशन बढ़ने वाला है, तो गवर्नमेंट बॉन्ड्स को लिक्विडेटिव, अट्रैक्टिव रेट पे मार्केट में बेचा जाता है। इससे क्या होगा, लोग गवर्नमेंट बॉन्ड खरीदेंगे। जब गवर्नमेंट बॉन्ड्स खरीदेंगे तो वो जो पैसा उनके पास था, उनकी जेब में था, वो गवर्नमेंट के पास गया। गवर्नमेंट अपने डेवलपमेंट के लिए यूज करेगा, नहर बना रहा है तो डैम बना रहा है, तो रोड बना रहा है, तो पावर प्लांट बना रहा है, जो भी वो अपने डेवलपमेंट के लिए उस फंड को यूज करेगा। और यहाँ पे जो डिपोजिटर है, जिन्होंने उस बॉन्ड को खरीदा, उनके जेब से पैसा रिड्यूस हो गया। जब पैसा रिड्यूस हुआ तो डिमांड कम होगा तो डिमांड सप्लाई का गैप मेंटेन होगा, और इस तरीके से इस लिक्विडिटी को कंट्रोल किया गया, इन्फ्लेशन को रिड्यूस किया गया। अब इसका उल्टा भी हो सकता है कि लॉन्ग टर्म में स्टैगफ्लेशन आ जाए, जैसे जापान में चल रहा है, या इस राइट नाउ तो बहुत सारी इकोनॉमी में स्टैगफ्लेशन चल रहा है। तो ऐसे सिचुएशन में क्या कर सकते हैं कि गवर्नमेंट अब चाहती है कि लोग ज्यादा से ज्यादा स्पेंडिंग करें, खर्च करें, सो दैट जो डिमांड सप्लाई गैप है वो थोड़ा बढ़े, ताकि प्राइसेस बढ़े, ताकि प्रोडक्शन शुरू हो। तो ये सारी चीज को वापस रिवाइव करने के लिए गवर्नमेंट क्या करती है, मतलब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया गवर्नमेंट के बिहाफ पे ये सारी एक्टिविटी करती है। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया क्या करती है, इस केस में वही गवर्नमेंट बॉन्ड्स को रिडीम करती है। रिडीम का मतलब क्या है, वो अच्छे रेट बताते हैं कि आपको इतना और प्रीमियम मिलेगा अगर आपने 1 महीने के अंदर या 15 दिन के अंदर अपने गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को रिडीम किया। तो इससे क्या होगा, लोग ज्यादा से ज्यादा अपने सिक्योरिटीज को रिडीम करेंगे, उनके पास पैसा आएगा। अब पैसा आ गया तो उसका क्या करना है, जब पैसा आ गया तो उसको स्पेंड करेंगे, उसको खर्च करेंगे। जब खर्च करेंगे तो डिमांड बढ़ेगा, तो जो डिमांड और सप्लाई का गैप रिड्यूस हुआ था वो बढ़ेगा। अब जब डिमांड बढ़ेगा तो इकोनॉमी में प्रोडक्शन शुरू होगा, जब प्रोडक्शन शुरू होगा तो एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा, है ना, एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा, रॉ मटेरियल का रिक्वायरमेंट होगा, तो सप्लायर के यहाँ पे प्रोडक्शन बढ़ेगा। तो अगेन ये एक विशेष साइकिल है। तो कोई भी एक ऑपरेशन करें, चाहे लिक्विडिटी को पंप करें या लिक्विडिटी को रिड्यूस करें, इससे पूरे इकोनॉमी को रेगुलेट किया जाता है, मैनिपुलेट किया जाता है, मॉनिटर किया जाता है। दैट इज ओपन मार्केट ऑपरेशन। एक और हम लोग डिस्कस करते हैं, दैट इज मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी। तो मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी क्या है वो देखिए, was instituted under which scheduled commercial banks can borrow overnight at their discretion up to 1% of their respective NDTL at 100 basis point above the repo rate to provide a safety valve against unanticipated liquidity shock। समझ में नहीं आया, बड़ा आसान। मार्जिनल मतलब स्मॉल अमाउंट में, स्टैंडिंग फैसिलिटी स्टैंडिंग फैसिलिटी मतलब स्मॉल अमाउंट में जब फंड की जरूरत होगी, किसको, बैंक को फंड की जरूरत होगी, तो इस मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी के ऑप्शन को चूज कर सकती है। ये क्या है, ये कॉल मनी। कॉल मनी आपको याद होगा, कॉल मनी ओवरनाइट मनी कहते हैं, इंटर बैंक ट्रांजेक्शन भी कहते हैं। तो कॉल मनी के केस में, जिसको MSF भी कह रहे हैं, तो जो बैंक है कितना अमाउंट बोरो कर सकती है। अगर बैंक को लिक्विडिटी की जरूरत है तो वो NDTL, नेट डिमांड टाइम लायबिलिटी का 1%, नेट डिमांड टाइम लायबिलिटी का 1% जो अमाउंट होगा वो रेपो रेट से 100 बेसिस पॉइंट अबव।
तो अगर रेपो रेट 3% है तो जो बैंक है वो 100 बेसिस पॉइंट मतलब 1% एक्स्ट्रा 4% पे दूसरे बैंक से फंड रेज कर सकती है। दिस इज कॉल्ड एमएसएफ। तो ये एमएसएफ की फैसिलिटी क्यों दी गई है? सो दैट अगर कभी किसी बैंक के पास लिक्विडिटी क्रंच आ गया है ना, ओवर द नाइट या एक दिन 2 दिन के लिए, तो ऐसे सिचुएशन में ये एक सेफ्टी वॉल्व है। नहीं तो क्या होगा, नहीं तो हर दूसरे दिन कोई ना कोई बैंक को प्रॉब्लम हो जाएगा। अब आते हैं बैंक रेट। तो बैंक रेट वो रेट है जिस पे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया बिल्स को रीडिस्काउंट करती है। समझते हैं क्या बोलते हैं? इट इज द रेट एट विच रिजर्व बैंक इज रेडी टू बाय और रीडिस्काउंट बिल्स ऑफ एक्सचेंज और अदर कमर्शियल पेपर्स। इट ऑल्सो सिग्नल्स द मीडियम टर्म इंस्टेंस ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी। समझते हैं क्या ये बैंक रेट? देखिए, कई बार ऐसा होता है किसी कंपनी के पास, किसी कंपनी ने अपने प्रोडक्ट को सेल किया और उसके पास जो रिसिप्ट आएगा, है ना, सेल करने के बाद जो पैसा आएगा उसमें डिले रहता है। डिले मतलब नॉर्मली जो कैश कन्वर्जन साइकिल की अगर हम बात करें, कैश कन्वर्जन साइकिल मतलब क्या, प्रोडक्ट सेल किया और कस्टमर से पेमेंट आया। तो ये जो कन्वर्जन साइकिल है ये बहुत नॉर्मली कई जगह पे तो 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने का होता है। तो और इन बिटवीन अगर किसी कंपनी को पैसे की जरूरत है तो वो क्या कर सकता है, या बैंक भी ऐसा कर सकते हैं, तो वो क्या करेंगे, जो उनका बिल बना है ना, ये एक लीगल इंस्ट्रूमेंट, लीगल डॉक्यूमेंट बना, बिल जो बना है, किसके बीच में ये बिल बना है? सेलर और बायर के बीच में जो ये लीगल इंस्ट्रूमेंट बिल बना है, इस बिल को जो कंपनी है वो बैंक के पास जाएगी और बैंक उस बिल को डिस्काउंट करेगी। डिस्काउंट का क्या मतलब है? सपोज वो बिल 1 लाख का है, तो जो बैंक है वो कंपनी को डिस्काउंट कर देगी एट ए गिवन रेट, बैंक रेट पे। तो सपोज बैंक रेट है 10%, समझने के लिए, तो ये बैंक रेट हार्डली 6% है, चलिए 6% है, तो बैंक रेट 6%। तो जो बैंक है वो उस बिल को डिस्काउंट करेगी बाय 6%। मतलब 1 लाख का बिल था तो 94,000 बैंक जो है वो कंपनी को प्रोवाइड करेगी। और जब बायर ने कंपनी को पे कर दिया, बायर कंपनी को कब पे करेगा? जब बिल देगा। तो बिल तो तभी दे पाएगा जब कंपनी के पास बिल हो, तो बिल तो बैंक के पास है, तो कंपनी बैंक के पास आती है और बिल लेती है। अब जब वो बिल लेगी तो कंपनी को बैंक को 1 लाख देना पड़ेगा, तभी तो ये 6% का इंटरेस्ट चार्ज हुआ, तभी तो 6% का रेवेन्यू जनरेट हुआ। सो दिस इज कॉल्ड बैंक रेट। इसी तरीके से जो बैंक है आरबीआई के पास रीडिस्काउंट कर सकती है। तो सपोज सिंपल से समझते हैं, कोई एक लोन का डॉक्यूमेंट है, लोन है 10 लाख का, तो बैंक क्या कर सकती है, इस 10 लाख के इंस्ट्रूमेंट को आरबीआई के पास डिस्काउंट करेगी। तो आरबीआई जो भी बैंक रेट है उस पर डिस्काउंट कर देगी, रीडिस्काउंट करके अमाउंट बैंक को देगी। दिस इज कॉल्ड बैंक रेट। देन लास्ट वन इज मार्केट स्टेबलाइजेशन स्कीम, एमएसएस कहते हैं। द इंस्ट्रूमेंट ऑफ मॉनेटरी मैनेजमेंट वॉज इंट्रोड्यूस्ड इन 2004. Liquidity of more enduring nature arising from large capital flows is absorbed through sale of short-dated government securities and treasury bills. The mobilized cash is held in separate government account with Reserve Bank. तो एमएसएस क्या है? ये शॉर्ट डेटेड गवर्नमेंट सिक्योरिटीज और ट्रेजरी बिल, नॉर्मली ये मनी मार्केट का इंस्ट्रूमेंट है। मनी मार्केट में जब फंड को मैनेज करना, इकोनॉमी को मैनेज करना है, तो जो ट्रेजरी बिल्स होते हैं 91 डेज के, 182 डेज के या 364 डेज के, या शॉर्ट डेटेड जो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज होते हैं 1 साल 2 साल के, तो इनको सेल किया जाता है इकोनॉमी में टू एब्जॉर्ब द लिक्विडिटी। तो अगेन ये एक कंट्रोल मेजर है जो रेगुलेटर परफॉर्म करता है शॉर्ट ड्यूरेशन में। अपार्ट फ्रॉम एलएएफ, अपार्ट फ्रॉम ओपन मार्केट ऑपरेशन, एमएसएस भी किया जाता है। मार्केट स्टेबलाइजेशन स्कीम, यहां वर्ड भी आप देख रहे हो, मार्केट स्टेबलाइजेशन स्कीम।
तो जब मार्केट को या इकोनॉमी को स्टेबलाइज करना है या लिक्विडिटी को बढ़ाना है, लिक्विडिटी को एब्जॉर्ब करना है, तो बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट अवेलेबल है रेगुलेटर के पास, जिसमें से एक एमएसएसपी है। इस केस में मनी मार्केट के इंस्ट्रूमेंट को या शॉर्ट डेटेड गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को सेल किया जाएगा या बाय किया जाएगा इन ऑर्डर टू इन्फ्यूज मनी और एब्जॉर्ब द मनी। सो ऑल दीज आर डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट इंस्ट्रूमेंट। आई होप आपको समझ में आया है। कहीं भी कोई डाउट होगा प्लीज रिवर्ट बैक या फीडबैक देंगे।